कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थी। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें, इस पर काफी सोच विचार हुआ था। प्रोफेसर अल्हो के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट्स बनाए थे, लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं होगा। प्रोफेसर अल्हो ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता है। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ये भी पढ़ें, जहाज का मलबा जिसने दक्षिण अफ्रीका को बदल दिया। असली टाइटैनिक देखने की कीमत 78 लाख रुपए। टाइटैनिक जहाज की तस्वीर। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी बताते हैं, टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता है। इसकी वजह ये थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गई थी। फ्लूमिनेंसे फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ओरेलो सोरास मूर्ता के मुताबिक टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उस दौर में जहाज को बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। सोरास मूर्ता ने बताया, जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वे फंस गए थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। साओ पाउलो के मैकेंजी पेरसेबाइटेरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और धातु विज्ञान के इंजीनियर जान वेतावुक बताते हैं कि 1940 के दशक तक समुद्री जहाज की मुख्य बॉडी धातु के शीट से बनता था। हालांकि बाद में इन जहाजों की मुख्य बॉडी बनाने में धातुओं को पिघलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। वेतावुक बताते हैं, तब से लेकर अब तक तकनीक और सामग्री काफी बदल गई है। अब धातु को पिघलाकर शीटों को जोड़ा जाता है। स्टील बनाने में भी कार्बन का इस्तेमाल कम होने लगा है और मैग्नीज का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। आज का स्टील बहुत ज्यादा मजबूत होता है। वेतावुक के मुताबिक आज के समुद्री जहाज पानी, समुद्री लहरों के उतार चढ़ाव और समुद्री तूफानों से तालमेल बिठाने में कहीं ज्यादा सक्षम होते हैं। 2. ब्लू बैंड हासिल करने की और बड़ी दुर्घटनाओं के बाद उसकी वजहों में हमेशा मानवीय गलतियां मिलती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने की मुश्किलों के बीच भी इस पर जल्दी से सफर पूरा करने का अत्यधिक दबाव था। दरअसल ये दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का था। 1839 में शुरू हुआ ये सम्मान अटलांटिक महासागर के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था। प्रोफेसर अल्हो ने बताया, उस दौर के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच होड़ थी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच उस वक्त सबसे लंबे और तेज गति से चलने वाले जहाज बनाने की होड़ थी। सबसे विशाल और तेज जहाज को आधिकारिक तौर पर ब्लू बैंड मिलता था। किसी भी जहाज के लिए ये उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा को सबसे अहम माना जाता था। अल्हो के मुताबिक पहली यात्रा के वक्त जहाज की स्थिति सबसे बेहतर होती है। पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज गति को हासिल कर सकता है और टाइटैनिक ने भी तेज गति हासिल करने की कोशिश की थी। इस हादसे में जो लोग बचे उनमें कई लोगों ने बताया कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाके में हिमखंड होने की सूचना मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज की गति धीमी नहीं की क्योंकि वे अटलांटिक महासागर को सबसे तेज गति से पार करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे। 3. टाइटैनिक अकेला नहीं था। टाइटैनिक अकेला नहीं था। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बेलफास्ट शहर के हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड को 3 जहाजों को तैयार करने का ऑर्डर दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि विश्वस्तरीय डिजाइन टीम द्वारा निर्मित ये तीनों जहाज दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त होंगे। इंजीनियर स्टंप ने बताया, इन परियोजनाओं को उस दौर में खूब प्रचारित भी किया गया था। 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाजों को ओलंपिक क्लास के जहाज कहा गया था। पहले 2 जहाज को तैयार करने का काम शुरू हुआ था, 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक का। तीसरे जहाज जाइगेंटिक का उत्पादन 1911 में शुरू किया गया। हालांकि तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल रहे। ओलंपिक जहाज की सेवा जून 1911 में शुरू हुई थी। उसी साल यह एक युद्धपोत से टकरा गया था। मरम्मत के बाद इसकी सेवा फिर शुरू हुई।
पहले विश्व युद्ध के समय ब्रितानी नौसेना ने इसका इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया था। 1918 में यह एक जर्मनी पनडुब्बी से टकरा गया था। मरम्मत के बाद 1920 से फिर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। पुराने और भरोसेमंद माने जाने वाले इस जहाज का इस्तेमाल 1935 तक किया गया। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। साउथहैम्पटन बंदरगाह के बाहर यह एक अन्य जहाज से टकराते टकराते बचा था। 14 अप्रैल को यह ऐतिहासिक हादसे का शिकार हो गया। जाइगेंटिक का भी बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका नाम बदलकर ब्रिटानिक कर दिया गया था। ब्रिटिश नौसेना ने इसे पहले विश्व युद्ध के दौरान अस्पताल में तब्दील कर दिया था। ये जहाज नवंबर 1916 में डूब गया था। अपने समय में ये तीनों जहाज काफी विशालकाय थे, लेकिन आज की तुलना में ये बहुत छोटे कहे जाएंगे। मूलतः कहते हैं आज के जहाजों की तुलना में वे नौक भर थे। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3,300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। आज की सबसे बड़े समुद्री यात्रियों का जहाज वंडर ऑफ द सी है, जो 362 मीटर लंबा है, और इस जहाज पर चालक दल के 2,300 सदस्यों के साथ 7,000 यात्री यात्रा कर सकते हैं। 4 इतनी मौतों की वजह क्या थी? टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद समुद्री जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिशें शुरू हुई। समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए इस हादसे के बाद से रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया गया। प्रोफेसर अल्हो बताते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही रडार का इस्तेमाल शुरू हुआ था। इससे पहले सब कुछ देखने पर निर्भर था। एक नाविक को उस ऊंचाई पर बैठाया जाता था जहां से वह सामने आने वाले हिमखंड वैगह को देखकर अलर्ट कर सके। यही तरीका था। जहाज के तेज गति से चलने की स्थिति में ये सुरक्षित नहीं था। टाइटैनिक हादसे के सुरक्षा के प्रावधानों पर जोर दिया गया। टाइटैनिक हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उनके लिए लाइफ बोट नहीं थे। प्रोफेसर अल्हो बताते हैं, ये जहाज कभी डूब नहीं सकता है। इस धारणा के चलते जहाज में आधे ही लाइफ बोट रखे गए थे। वहीं मूर्ता ने बताया, समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिहाज से यह हादसा एक अहम पड़ाव साबित हुआ। समुद्री जहाजों की सुरक्षा को लेकर संस्थागत ढांचा बनाया गया। निर्माण के दौरान सुरक्षा मापदंडों का ख्याल रखा गया। उसको लगातार बेहतर करने की योजना पर काम किया गया। आज के समय में रडार और सोनार तो काफी पहले आइसबर्ग का पता लगा लेते हैं। आज समुद्री यात्राओं के दौरान समुद्र मैपिंग या समुद्री यात्रों के चार्ट सब कहीं ज्यादा आधुनिक रूप में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा फुल वीडियो वॉच किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हमें ऐसे हैं आपका प्यार और स्नेह देते रहे। तो अब हम मिलते हैं दूसरे अगले वीडियो में। धन्यवाद।